और रियासी की बात करें तो वहाँ जुगल किशोर जी ऑलमोस्ट जीते हुए। अच्छा जी, वो ये जम्मू सीट। जम्मू सीट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है और वो कैडर बहुत मजबूत कैडर है, हर तहसील में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। बुलेट से बैलेट का सफर जो था वो जीत गया। बुलेट हार गया और बैलेट जो है वो जीत गया। और बैलेट में तक आते आते लोगों को बड़ी मुश्किलातें आई, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक जनरेशन हमने खो दी जम्मू कश्मीर में 89 से लेके 2024 तक। तो लाल सिंह एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं और 10 साल वो भी पार्लियामेंट में इससे पहले अपना योगदान दे चुके हैं। तो वो एक फैक्टर जो था वो कैश किया लाल सिंह ने, क्योंकि वो ग्राउंडेड पॉलिटिकल वर्कर थे। अच्छा। और ये जो सीट है इस पे 49-50 की रेशियो से जो भी जीतेगा वो 2-3% से ही जीतेगा। अच्छा। चाहे वो लाल सिंह जीते या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते, लेकिन फाइट है दोनों में। कश्मीर सिर्फ बुलीवार्ड रोड, राजबाग और लाल चौक नहीं है। कश्मीर जो है इंटीरियर में चले जाए, पुलवामा के अंदर जाएं, आप हेल्थ सेक्टर देखें, अनंतनाग के अंदर जाएं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सड़कों का हाल देखना था आपने 77 साल क्या था। तो वो खोया कश्मीर ने पाया कुछ नहीं। आर्टिकल 370 ये आर्टिकल 370 मैं हमेशा 90s से कह रहा हूँ कि खोखला आर्टिकल था। जी। ये सिर्फ वो आर्टिकल था 35A जो पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल हमारी पार्टी थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कांग्रेस तो कभी कभी यहाँ दिखती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ये जो दो रीजनल पार्टी थी, ये इलेक्शन के टाइम पे आर्टिकल 370 और 35A की बात करते थे। हम स्पेशल स्टेटस थे, लेकिन हम स्पेशल स्टेटस वाली कोई बात हमारे में नजर नहीं आती, कोई फायदा नहीं मिल रहा। कुछ खानदानों को छोड़ के और कुछ फैमिलीज को छोड़ के कश्मीर के लोग जो है बड़े डिप्राइव्ड रहे हैं हर तरफ से। 28% से लेकर 30% तक तो वो लोग थे जम्मू कश्मीर में जो बाहर के, पंजाब के, हरियाणा के ऑलरेडी बस चुके थे, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हो चुके थे। ये सिर्फ एक बुखलाहट 370 के होते हुए भी। जी, 370 के होते हुए की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पहलगाम आपने लीज पे दे दिया, गुलमर्ग लीज पे दे दिया, हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में आपके केसेस चल रहे हैं। तो आपने किन बुनियादों पे जम्मू कश्मीर बेचा था, ये पहले आप सवालिया निशान उनसे पूछिए। जब आर्टिकल 370 की बात आप करते हैं तो आप ये देखिए कि उनके JNK बैंक देखिए, आप तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखिए, जो मंत्री यहाँ थे उनके नौकर तक आपने मैनेजर बना दिए 5वीं फेर 6वीं फेर। तो जम्मू कश्मीर में खोया ही खोया। PDP जो है हमेशा उनका एक नैरेटिव रहा है पाकिस्तान की बात करने का या उन लोगों के सिंपथाइजर बनने का जो जमात से जुड़े हैं या दूसरे लोगों से जुड़े हैं। तो मुझे लोगों ने उसको भी जो है उसको दुत्कारा है और मुझे लगता है राउल्ला जो है वहाँ लीड ले रहे हैं और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो सीट भी निकालेगी। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं रशीद अवान आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हैं, शख्सियत के मालिक हैं और बड़े तज्जिया नगार हैं। डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ जनाब सोहेल काज़मी साहब। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन ख़त्म हो गए, वोटिंग कंप्लीट हो गई और अब चंद ही घंटे रह गए हैं जो रिज़ल्ट्स के लिए सारी दुनिया जो है, हिंदुस्तान का हर इंसान इसकी इंतज़ार कर रहा है। चंद घंटों के बाद सारा नक्शा जो है वो सामने आ जाएगा। इस वक्त हर आदमी क्या साराइयों में लगा है, कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन पिछड़ रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी सिलसिला में आज एक एक्सपर्ट राय के लिए तज्जिया नगार जनाब सोहेल काज़मी साहब को हमने यहाँ मेहमान के तौर पे ज़हमत दी है। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सर, एग्ज़िट पोल तो इस वक्त ज़ोरों पे हैं, हर तरफ जहाँ देखो एग्ज़िट पोल के ही नज़ारे मिल रहे हैं। तो हम जम्मू कश्मीर के एग्ज़िट पोल पे थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम ज़रा शुरू करते हैं उधमपुर कठुआ सीट के से। वहाँ क्या अंदाज़ा है? लाल सिंह साहब अपनी जगह पूरा एतमाद हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया है और साथ में सरूरी साहब हैं। वहाँ ट्रायंगल सा मुकाबला, लेकिन ट्रायंगल तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना है कि सरूरी साहब ने कुछ वोट तोड़े हैं वहाँ से। तो वो आपको क्या लगता है कि क्या इम्कान है? देखिए सर, जैसे हम इलेक्शंस के फेज़ 1-2 की तरफ बढ़ रहे थे और जिस तरह के रुझान हम देख रहे थे पूरे भारत के कि 10 साल की जब सरकार हो जाती है तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उस सरकार के खिलाफ
हो जाता है, क्योंकि लोग थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं सेम बातें सुन सुन के या सेम शक्लें देख देख के। तो वो रुझान जो था कांग्रेस ने कैच करना शुरू कर दिया पूरे इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन सर जैसे यहाँ इलेक्शंस थी तो लाल सिंह एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं और 10 साल वो भी पार्लियामेंट में इससे पहले अपना योगदान दे चुके हैं। तो वो एक फैक्टर जो था वो कैश किया लाल सिंह ने, क्योंकि वो ग्राउंडेड पॉलिटिकल वर्कर थे। और ये जो सीट है इस पे 49-50 की रेशियो से जो भी जीतेगा वो 2-3% से ही जीतेगा, चाहे वो लाल सिंह जीते या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते, लेकिन फाइट है दोनों में। जैसे आमतौर पे ये क्या सराही की जा सकती है कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सरूरी साहब को उतारा, तो जाहिर सी बात है सरूरी साहब जीतने की पोजीशन में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने वोट तोड़ने का काम जरूर किया है। तो क्या लगता है किसके वोट तोड़े? अगर तो सरूरी साहब को 5-10 हज़ार वोट ही मिलते हैं तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरूरी साहब को 40-50 हज़ार 60 हज़ार वोट मिल जाते हैं आज़ाद साहब के फेस पे, क्योंकि पार्टी नई नई बनी है, तो वो फिर समझ लीजिए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत चुके हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट वे जो वोट तोड़ेंगे वो कांग्रेस का वोट तोड़ेंगे। जी बिल्कुल। और रियासी की बात करें तो वहाँ जुगल किशोर जी ऑलमोस्ट जीते हुए हैं। अच्छा जी, वो ये जम्मू सीट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है और वो कैडर बहुत मजबूत कैडर है, हर तहसील में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, और वो कैडर ने काम किया है। और जो रमन भल्ला जी की जो पॉपुलैरिटी है वो जम्मू प्रोविंस में पूरी नहीं है जी। हाँ, जम्मू खित्ते में है लेकिन रूरल सेक्टर्स में कम है, तो वो स्ट्रेट वे जो उसका बेनिफिट है वो जुगल किशोर को। काज़मी साहब, एक फैक्टर ये भी है कि पिछली बार जब रमन भल्ला साहब को वोट अच्छे मिले थे उस वक्त राजौरी पुंछ का एरिया जो है जी सर, वो जम्मू के साथ था और वो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। अब वो इलाका जो है उतार दिया गया है और रियासी को जोड़ दिया गया है जम्मू के साथ, जिसमें सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। बिल्कुल ठीक है, वो फैक्टर भी है सर। जी जी। अगर हम ओवरऑल देखें ना सर पूरी स्टेट में जी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अपनी हिस्ट्री है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो बारामूला की अगर आप बात करेंगे तो बारामूला में सजाद लोन साहब पीसी के जो हेड हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इंजीनियर रशीद साहब जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो कन्विक्टेड नहीं थे, वो इलेक्शन लड़ सकते थे। उनके बेटे को पहली बार हमने देखा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और सिंपैथेटिकल लोग बड़े जुड़े इंजीनियर। इस वक्त क्या पोजीशन लग रही है वहाँ? उमर अब्दुल्ला भी हैं, सजाद लोन साहब भी हैं, और इंजीनियर रशीद साहब कहते हैं कि लास्ट के 1 हफ्ते में इंजीनियर रशीद साहब का वोट बहुत सामने आया, बड़ा। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सर, क्योंकि मैं श्रीनगर गया था और 2-3 चक्कर मेरे लगे और लोगों के रुझान जो थे, पहले तो ये मुबारक है सर जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर खित्ते के लोगों को, कि बुलेट से बैलेट का सफर जो था वो जीत गया। बुलेट हार गया और बैलेट जो है वो जीत गया। और बैलेट में तक आते आते लोगों को बड़ी मुश्किलातें आई, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक जनरेशन हमने खो दी जम्मू कश्मीर में 89 से लेके 2024 तक, लेकिन लोग अल्लाह के फजल से जमहूरियत की जीत हुई, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जीत हुई, और सबसे ऊपर लोगों की जीत है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जितनी भी अच्छी तरह से डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगी सर, उसी से जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है, जो हाल है, वो बदलेगा और जम्मू कश्मीर आगे चलेगा। सर, यहाँ मैं एक चीज़ आपसे दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके कश्मीर में जो पोलिंग ज़्यादा हुई है उसका फ़ायदा दोनों पार्टियां लेने की कोशिश कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारा 370 का तोड़ना और उसकी वजह से पोलिंग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, जबकि कश्मीर के कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, 370 के तोड़ने के एवज़ में जो लोगों को गुस्सा है ये उसकी वजह से है। अब इसमें आप क्या समझते हैं? सर, आप बहुत सीनियर हैं और आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस की है और हर, मुझे लगता है, डिस्ट्रिक्ट तहसील में आपने काम किया है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर्टिकल 370 मैं हमेशा 90s से कह रहा हूँ कि खोखला आर्टिकल था। ये सिर्फ वो आर्टिकल था 35A जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो रीजनल हमारी पार्टीज थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कांग्रेस तो कभी कभी यहाँ दिखती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, ये जो 2 रीजनल पार्टीज थी, ये इलेक्शन के टाइम पे आर्टिकल 370 और 35A की बात करते थे। हम स्पेशल स्टेटस थे, लेकिन हम स्पेशल स्टेटस वाली कोई बात हमारे में नजर नहीं आती, कोई फायदा नहीं मिल रहा। कुछ खानदानों को छोड़ के और कुछ फैमिलीज को छोड़ के कश्मीर के लोग
जो है बड़े डिप्राइव्ड रहे हैं हर तरफ से। पाकिस्तान से भी जुल्म का शिकार रहे, अलगाववाद से भी रहे, स्टोन पेल्टिंग से भी रहे, और कश्मीर ने खोया ही खोया है। मैं जब कश्मीर को स्टडी करता हूँ सर, तो मेरा बहुत मोहब्बत है कश्मीर के साथ। हम सब जम्मू कश्मीर के एक ही निवासी हैं, लेकिन कश्मीर सिर्फ बुलीवार्ड रोड, राजबाग और लाल चौक नहीं है। कश्मीर जो है इंटीरियर में चले जाए, पुलवामा के अंदर जाएं, आप हेल्थ सेक्टर देखें, अनंतनाग के अंदर जाएं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सड़कों का हाल देखना था आपने 77 साल क्या था। तो वो खोया खोया कश्मीर ने पाया कुछ नहीं। आर्टिकल 370 और 62 ऑनवर्ड्स, जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो जब चीफ मिनिस्टर बने, तब से वो खोखला होना शुरू हो चुका था। और फिर मीर कासिम साहब के टाइम, सादिक साहब के टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो डिल्यूट होता गया। और आप यकीन मानिए, जब हम स्टडी करते हैं ओवरऑल 28% से लेकर 30% तक तो वो लोग थे जम्मू कश्मीर में जो बाहर के, पंजाब के, हरियाणा के ऑलरेडी बस चुके थे, जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हो चुके थे। ये सिर्फ एक बुखलाहट 370 के होते हुए भी, जी 370 के होते हुए की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पहलगाम आपने लीज पे दे दिया, गुलमर्ग लीज पे दे दिया, हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में आपके केसेस चल रहे हैं। तो आपने किन बुनियादों पे जम्मू कश्मीर बेचा था, ये पहले आप सवालिया निशान उनसे पूछिए। जब आर्टिकल 370 की बात आप करते हैं, तो आप ये देखिए कि उनके JNK बैंक देखिए, आप कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखिए, जो मंत्री यहाँ थे उनके नौकर तक आपने मैनेजर बना दिए, 5वीं फेर 6वीं फेर। तो जम्मू कश्मीर ने खोया ही खोया। आर्टिकल 370 चला गया, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम उस बाइनोकुलर से इंडिया हमें देख रहा है, जिस तरह से हरियाणा, पंजाब और दीगर रियासतों को देखता है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ एज ए सिटीजन कि ये एक स्पीड ब्रेकर था, जो प्रॉस्पेरिटी में एक रुकावट पेश करता था, डेवलपमेंट में एक रुकावट पेश करता था। फाइनली आज जो इलेक्शन हो रही हैं, लोगों ने आपको प्रूव कर दिया। अब आप बोले नहीं, ये जो गुस्से में वोट दे रहे हैं आर्टिकल 370 के, तो आप मुझे बताइए, आप तो सीनियर हैं, तो गुस्से में वोट देता है, गुस्से में तो लोग दुबक जाते हैं, लोग रिजेंटमेंट शो करते हैं। तो ये खुशहाली का वोट हुआ है, ये लोगों की इलेक्शन थी। और पॉलिटिशियन जितने भी इलेक्शन लड़ रहे थे, जो लोग वोट नहीं डालने जाते थे, आज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 30-30 कैंडिडेट थे। ये नैरेटिव चेंज हो गया जम्मू कश्मीर में। तो वी शुड सल्यूट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट सर। और अब हम चलते हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ की हालात आपकी नज़र में क्या है? श्रीनगर में किसके इम्कानात ज़्यादा हैं? देखिए सर, PDP वहीद परा साहब हैं और रउल्ला साहब हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर बहुत मजबूत है, वो काम करते हैं, और फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना करिश्मा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वहीद परा नौजवान हैं, और PDP जो है हमेशा उनका एक नैरेटिव रहा है पाकिस्तान की बात करने का, या उन लोगों के सिंपथाइजर बनने का जो जमात से जुड़े हैं या दूसरे लोगों से जुड़े हैं। तो मुझे लोगों ने उसको भी जो है उसको दुत्कारा है, और मुझे लगता है रउल्ला जो है वहाँ लीड ले रहे हैं, और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो सीट भी निकालेगी। अच्छा, तो अब रह गई हमारे पास ये अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट में 3 बड़े कैंडिडेट्स हैं, और एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, और साथ में मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं। तो टक्कर तो 2 ही पार्टियों में नज़र आती है, और तीसरे जो ज़फ़र मनास जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो वहाँ आपका क्या अंदाज़ा है? टक्कर तो लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त टक्कर है, नेक टू नेक है, लेकिन आपका तजिया इसमें क्या है? सर, जो राजौरी पुंछ के लोगों से, अनंतनाग के लोगों से बात होती है, तो महबूबा मुफ्ती जी बड़ी अच्छी पॉलिटिकल वर्कर हैं, और सारे कैंडिडेट्स में अगर आप देखें, अगर किसी ने सबसे अच्छी कंपेनिंग की है दूर दराज इलाकों को देखते हुए भी, वो महबूबा जी ने की और उनकी बेटी ने की है। अच्छा। लेकिन जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि मियाँ अल्ताफ़ जी, क्योंकि उनकी एक फैमिली की बैकग्राउंड है, और अपनी भी बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है वो बड़ी नरम है, सबमिसिव है और डाउन टू अर्थ है, तो वो सीट जो है मुझे लगता है फाइट होने के बावजूद भी मियाँ अल्ताफ़ साहब ले जाएंगे। और जो बैट का निशान ज़फ़र मनास साहब को मिला है, तो वो क्या अंदाज़ा है, कितने वोट ले जाएंगे? देखिए, जहाँ तक बैट का ताल्लुक है, ज़फ़र मनास साहब जो हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी उनकी पॉलिटिकल नहीं है। वो सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस में रहे, फिर MLC भी बने PDP के। तो बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट मैटर करती है इलेक्शंस में, और वो मुझे लगता है कि वो जितना भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट भी किया, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो कोई अपना खाता अच्छा नहीं खोल पाएंगे। वोट जितने ले जीता हुआ सिकंदर होता है, हारा हुआ पोरस होता है। तो जीत तो 10 वोटों की भी होती है,
तो जफर इकबाल साहब कहीं नजर नहीं आएंगे। मतलब आपका अंदाजा है कि वो लाख के नीचे नीचे ही रहेंगे? जी सर। अच्छा, डेफिनेटली। तो मतलब आपका कहना है कि पुंछ, राजौरी और अनंतनाग सीट से मियां अल्ताफ साहब जो हैं उनकी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हैं? 100%। तो यूँ आप कह लें कि कश्मीर के तमाम जो 3 सीटें हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही पलड़ा भारी। बारामूला में सर, जहां तक आपने खुद ही बात की इंजीनियर रशीद की, दो ही इज इन बिहाइंड बार, बट उनका जो हिडन वोट है वो बहुत पड़ा है। अब किसको पड़ा है? वो कहते हैं कि इंजीनियर रशीद को पड़ा है, और अगर इंजीनियर रशीद को जो वोट पड़ता है, क्योंकि वो पहले पीसी का हिस्सा रहे हैं, तो वो पीसी का ही वोट जो है वो तोड़ेंगे और उमर अब्दुल्ला साहब जीत सकते हैं। तो फाइट जो थी पहले वो सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला में थी। इंजीनियर रशीद की इंट्रोडक्शन के बाद जो फाइट है वो चेंज हो गई, और उसका जो फायदा है वो उमर अब्दुल्ला को मिलता है। लेकिन जो कहते हैं कि नंबर 2 पे अगर फाइट है तो इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला की होगी। अच्छा। वो पीसी और एनसी के बीच में नहीं है। तो वो ट्रेंड आके कल बताएंगे क्या है। लेकिन ये जो इंजीनियर रशीद ने जो डेंट डाला है वो पीसी को डेंट डाला है। अच्छा, सोहेल काज़मी साहब, आखिर में एक सवाल, क्योंकि आपकी नज़र पूरे हिंदुस्तान पे है, सिर्फ जम्मू कश्मीर पे नहीं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और चीफ एडिटर भी हैं। तो इस वक्त जो रुझान आप सुन रहे हैं एग्जिट पोल्स के, तो क्या है ओवरऑल इंडिया अलायंस की पोजीशन क्या है और भारतीय जनता पार्टी की? देखिए सर, मैं ज़ाती तौर पे ये समझ रहा था कि जो 11 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 99% जो विनिंग मार्जिन लिया था, वहां डिक्लाइन होगा। मैं नहीं कह रहा था, सारे इंटेलेक्चुअल्स आप जैसे बुद्धिजीवी लोग सारे कह रहे थे कि जहां आपने बड़ा हिट किया हो मार्जिन, तो 10-5 सालों बाद वहाँ डिक्लाइन होता है। लेकिन देखने में ये आया है कि वहाँ कहीं डिक्लाइन नहीं हुआ है। अच्छा। और जो एग्जिट पोल सारे चैनलों पे और सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्रूव किया है। अच्छा। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्रूव किया है। देखिए, जब लोगों ने अप्रूव कर दिया अपना मैंडेट, तो मैं और आप कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस नरेंद्र दामोदर मोदी की रही है वो रिमार्केबल रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पे थी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे थी, चाहे फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पे थी। हिंदुस्तान आगे बढ़ा है 10 सालों में। एक टायरलेस प्राइम मिनिस्टर आपको मिला है जो रात दिन हिंदुस्तान के निर्माण में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर आप देखें, हमने कभी सोचा नहीं था कि राजौरी पुंछ में जो है वो कभी सड़क बनेगी, कभी टनल्स बनेंगे। आप देख लीजिए 77 सालों में इसी सक्सेसिव सरकारों की नजर ही कभी नहीं पड़ी। आप यहाँ से श्रीनगर 5 घंटे में पहुंच रहे हैं, श्रीनगर से लद्दाख जो है आने वाले टाइम पे कितनी देर तक पहुंच रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो आई है। आपकी जो टूरिज्म सेक्टर है वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ को टच करने लगा है। वो तभी पॉसिबल होता है जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है, खुली फिजा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है और पूरी दुनिया कश्मीर की तरफ भाग रही है। और मैं ये समझता हूं कि अगर टूरिज्म सेक्टर ठीक रहता है तो सारे अलाइड सेक्टर उसके साथ ठीक होंगे। तो कुल मिला के जो इनकम्बेंसी फैक्टर हम सोच रहे थे इंडिया पूरे में, वो धरे का धरा रह गया। और जो राहुल जी ने इम्प्रूव किया है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से या सब लोगों को जोड़ने में, वो बेनिफिट उनको जरूर मिला है। लेकिन जितना वो कहते हैं 295 का जो आंकड़ा खरगे जी कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद वहां तक नहीं जाएगा, क्योंकि लोग डेवलपमेंट को, प्रॉस्पेरिटी को, इसको वोट कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मैदान में बीजेपी गवर्नमेंट के लिए जो रिमार्क्स आम लोगों की तरफ से हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जी सर, कि एम्प्लॉयमेंट में बहुत पीछे रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो आंकड़े हमारे सामने हैं। बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट फिर भी लोग वोट कर रहे हैं। देखिए जी, एक मजबूत डेमोक्रेटिक स्टेट तो तभी आगे चलती है जो पीपल्स विल जहां प्रिवेल करती है। अगर पीपल्स विल कांग्रेस की तरफ प्रिवेल की होती तो आज हम कांग्रेस को एग्जिट पोल आगे आ रहा होता। तो आज बीजेपी की तरफ रुझान पूरे हिंदुस्तान का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 90% या 80% जो लोग हैं वो बीजेपी की गवर्नेंस से और नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस से खुश हैं, तभी तो वो वोट कर रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को अपीस करने के लिए, लुभाने के लिए कुछ ना कुछ शगुफे छोड़ती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जो
कल के रिजल्ट्स आएंगे थोड़े घंटों बाद, जी, जैसे जी, आप बोल रहे हो, तो अगर बीजेपी विनर है और बीजेपी ही इसको आगे लेके चलेगी इस कमान को, और जो विजन मोदी का है इंडिया की तरफ वो अगर मजबूत है, तो मैं समझता हूं कि हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उसको लीड करेगी। जी जी, चलो ठीक है जनाब। सोहेल काज़मी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद ही घंटे रह गए हैं, हम इन तमाम बातों से बिल्कुल आगाह हो जाएंगे, रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आपका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।